अब है पार्ट 3 में हम बात करेंगे सेक्शन सी, और इसमें क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो, 100% गारंटी, 101% कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि आप सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक पेपर, क्वेश्चन पेपर, आप एग्जाम पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन वहाँ पे रहता ही रहता है। √5 इज प्रूव दैट इरेशनल नंबर, √2, √3, मतलब ये चीज़ रहती ही रहती है। तो इसको आप बहुत ही गौर से देखना। इसमें सबसे इजी तरीके से बताएंगे कि कैसे इसको करना है। हालांकि जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये इजी होता है। लेकिन जो अकेले रहता है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, वो थोड़ा सा लेंदी होता है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीजें ध्यान से समझनी है। सबसे पहले आप एक लेट करेंगे कि √5 क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले आप क्या लेट करेंगे, एक रेशनल नंबर है, लेट करेंगे। हालांकि रेशनल नंबर है नहीं, इरेशनल ही है, लेकिन प्रूव करने के लिए हमको इसको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये a/b के रूप में होगा। रेशनल नंबर क्या होता है, जो a/b के रूप में हो। तो ए √5 क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। अब इस अंडर रूट को हटाना है हमको, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और यहाँ से a/b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से 5 निकल जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो 5, और ये a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे b स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5b स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये चीजें आ जाए तो यहाँ पे इसको मान लेना है फर्स्ट इक्वेशन। इस चीज को आपको मान लेनी है फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान से देखना है तो ये 5 अगर इधर जाएगा तो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ले नहीं जाना है, बस एक लिखने का तरीका होगा, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5a को भी डिवाइड करेगा, है ना, 5a को भी डिवाइड करेगा। तो जब यहाँ पे a/b माना हुआ है तो यहाँ पे a को डिवाइड तो कर दिया, अब हमको एक ऐसा काम करना है कि ये b को भी डिवाइड कर दे। तो a का काम हो गया, तो हमको a की जगह पे लेट कर देना है कुछ और। तो a की जगह पे हम मान लेते हैं, अच्छा ध्यान में रखना है, यहाँ पे अगर √5 है तो यहाँ 5 लेट करना है, और कोई एक अगला टर्म लेट कर देंगे, c लेट कर लें या m लेट कर लें, कुछ भी कर लें। और यहाँ अगर √2 होता तो यहाँ पे 2c लेट करते हैं, √3 होता तो 3c लेट करते हैं, 5 है तो 5, इस तरह से लेट करेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5c आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या लिखना है, 5c इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे a केवल 5c है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो b स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से 25 कट जाएगा तो कितना आएगा, 5। तो यानी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, c स्क्वायर। तो ऐसे ही 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी 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 5c स्क्वायर आ गया। तो ऐसे ही जब 5 इधर आएगा तो b को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स b। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 5a को भी डिवाइड कर रहा है और 5b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 इज द कॉमन फैक्टर, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का और बी का जो फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा है, दिस कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्या चीज कंट्राडिक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्ट यानी विरोध कर रहा है, दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कंट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है, बी दिस कंट्राडिक्ट अराइज बिकॉज हमने √5 को क्या माना है, रेशनल, बिकॉज हमने बी एज्यूम
बी एज्यूम √5 इज रेशनल। सो √5 इज एन इरेशनल। हमने पहले ही गलती कर दी है कि इसको रेशनल मान लिया है। ये जबरदस्ती का खेल है कि हमने रेशनल मान लिया। तो रेशनल माना है तो कंट्राडिक्ट तो करेगा ही। तो ये सारा चीज ऐसे ही करना होगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। ये हर बार आता है क्वेश्चन में, हर बार ये चीजें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग पॉइंट 4, -5 एंड -1, 2 एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप आसानी से इसको लगा सकते हो। इसमें कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि 4, -5 है और -1, 2 है। और इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है? वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। और इस सेगमेंट को किसने डिवाइड किया? वाई एक्सिस ने। तो मैं बता दूं, जब कहे वाई एक्सिस ने डिवाइड किया तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0, y। और कहे कि एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है तो क्या बनेगा? x, 0। ये पॉइंटें आपको बताई गई होंगी स्कूल में। तो ये चीजें यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, y। अब ये जो डिवाइड करता है वही क्या होता है? x, y है। लेट कर लेंगे फॉर्मूले के लिए। और ये x1, y1 और ये x2, y2 ये मान लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो कौन सा लगाएंगे कि रेशियो फाइंड हो जाए? यहाँ पे जो x की वैल्यू 0 दी गई है उस पे लगाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 जो दी गई है इस चीज पे अगर हम लगाएंगे तो आसानी से मिल सकता है। मैं बता दूं कि जो सेक्शन फार्मूला होता है वो कहाँ पे लगाना है। जब भी आपको ऐसा पूछेगा, ऐसा कहे कि रेशियो फाइंड करना है या कहे कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड करना है या इंटरसेक्शन फाइंड करना है, कुछ भी ऐसा कहे तो वहां पे सेक्शन फार्मूला ही आपको लगाना है। लेकिन ऐसा कहे लेंथ फाइंड करिए, लेंथ डिस्टेंस फाइंड करिए या और कुछ लेंथ से जो रिलेटेड हो उसको फाइंड करिए तो वहां पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि रेशियो फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या लगेगा? सेक्शन फार्मूला लगेगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? एक्स बराबर क्या होता है? एक्स बराबर क्या होता है? mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। और जो रेशियो होता है वो m और n होता है। अगर m और n पता हो गया तो रेशियो पता हो गया। तो यहाँ पे x बराबर क्या दिया हुआ है? 0। m की वैल्यू पता नहीं है और x2 की वैल्यू -1 है। प्लस में m की वैल्यू नहीं पता और x1 की वैल्यू 4 है और नीचे m+1। अब ये m+1 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो m+1 और इधर से -m और ये प्लस में 4n। अब ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -m इधर आएगा तो केवल m हो जाएगा और इधर में क्या बचेगा? 4n हो जाएगा। अब ये n इधर आएगा तो m अपॉन में n क्या आ जाएगा? 4 और नीचे क्या बचेगा? 1। तो सिंपल से देखा जाए तो m रेशियो n क्या आ जाएगा? 4:1। इस तरह से ये 4:1 आ जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। m और n रेशियो निकल चुका है और मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो m और n का रेशियो फाइंड हो गया है, m रेशियो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 4:1। यानी जो हमारा m की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई है। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करा है उसको आपको फाइंड करना है, पॉइंट को। तो यहाँ पे देखो y फाइंड कर लो। मान लो y 3 आ गया, 2 आ गया तो क्या हो जाएगा? 0,3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे y भी फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए क्या करोगे? y वाला फार्मूला लगाओगे my2 ny1 अपॉन में m प्लस n। तो y की वैल्यू तो पता नहीं, फाइंड करनी है और m की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 2 है। प्लस में n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -5 है और नीचे 4 प्लस में 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 और 1 इंटू -5 और ये कितना हो जाएगा? 5। तो 8 में से 5 गया 3 तो 3/5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आ गई वो 3/5 होगी। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ गया? 0,3/। इस तरह से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन 28 करते हैं। अब ये 27 जो है आर करके क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है लाइन 4x प्लस वाई इक्वल 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, -1 और 3, 5। ये जो लाइन सेगमेंट हमारा है ये कौन सा है? -2, -1 और 3, 5। इसको किसने डिवाइड किया है? इस वाले लाइन ने। ये यहाँ पे कोई लाइन ऐसे आई है और ये कौन सी लाइन है? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये लाइन ऐसे कुछ जा रही है ना, ध्यान रखना। तो ये लाइन हमारी इस तरह से डिवाइड करेगी। तो हमको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करना है तो मैंने क्या बताया अभी कि रेशियो अगर फाइंड करना हो तो सेक्शन फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको x और y दोनों नहीं पता है तो मान लेते हैं कि ये x और y है, ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है और रेशियो मान लेते हैं कि m है और n है।
बहुत से टीचर के और वन मानते हैं, तो जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तक हम एम और एन मान रहे थे, अब कौन से क्वेश्चन में हमको के और वन मानना है, तो कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं ये नहीं कर रहा, एम और एन ही मानते हैं ना। तो यहाँ पे सेकंड फार्मूला लगाएंगे एक्स के लिए, तो एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। फिर एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, एम की वैल्यू भी नहीं पता, एक्स टू की वैल्यू 3 दी गई है उधर, प्लस में एन की वैल्यू नहीं पता, और एक्स वन की वैल्यू ये नहीं दी गई है -2, और नीचे कितना है एम प्लस एन। यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3m माइनस में 2m, और नीचे आ जाएगा m प्लस एन। ये हमारा आ जाएगा x। ऐसे हम y निकाल लेंगे, तो y बराबर क्या होता है my2 प्लस में my1 अपॉन में m प्लस एन। तो y बराबर क्या हो जाएगा m, और y2 कितना है 5, प्लस में n की वैल्यू नहीं पता, और y1 की कितना है -1, नीचे m प्लस एन। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5m माइनस में एन, नीचे m प्लस एन। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरह से इतनी आ गई। अब क्या करना है आगे, जो हमारा ये लाइन का इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन में x और y पुट कर देनी है। तो जो हमारा इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आपको पुट कर देनी है x और y। तो जब हम x और y पुट करेंगे, तो ध्यान से देखना, जब x और y पुट करेंगे तो 4 और x की वैल्यू क्या है 3m माइनस में 2n अपॉन में m प्लस एन। तो यहाँ पे x रख दिया, और y क्या है 5m माइनस में n और अपॉन में m प्लस एन, और इज इक्वल टू 4 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे m प्लस एन नीचे है, तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वाला जैसे है वैसे हो जाएगा। तो ये पहले मल्टीप्लाई करके अंदर जाएगा, 4 3 12m और 4 2 8n, और ये जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा। तो 5m माइनस में n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 12m प्लस में 5m कितना हो जाएगा 17m हो जाएगा, और -8 और -1n -9m हो जाएगा। और ये जो m प्लस n है ये इक्वल के इधर आएगा, तो क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4m प्लस में 4n हो जाएगा। अब यहाँ से m वाला इधर ले आओ तो 17m, और ये इधर आएगा तो 4m, m वाला इधर आ जाएगा, और n वाला इधर ले आओ तो इधर है 4n, और ये माइनस इधर जाएगा तो 9m हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से ये माइनस होगा तो यहाँ पे 13m बचेगा, और यहाँ पे 13n हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इधर, तो 13m इज इक्वल टू कितना आ गया 13n। तो m और ये n नीचे आ जाएगा, और यहाँ से 13 और ये 13 इधर आ जाएगा, कट जाएगा तो 1/1। तो यानी m रेशियो n कितना आ गया 1/1। हमको रेशियो भी फाइंड करनी थी, तो इस तरह से आपका रेशियो आ जाएगा, m रेशियो n कितना आ जाएगा 1:1। तो ये था क्वेश्चन आपका 27। अब है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन सी से। इसमें प्रूविंग है, ट्रिग्नोमेट्री से है, तो करते हैं इसको प्रूव। यहाँ पे देखो LHS को ले लेते हैं। LHS हमारा ये है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो LHS पूरा इतना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस कॉस को क्या होता है 1/sin होता है, और ये माइनस में साइन। ऐसे इधर सेक क्या होता है 1/cos होता है, और माइनस में कॉस है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन को साइन से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे साइन है। ऐसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, और ये कॉस हो जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और अपॉन में साइन है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है, तो नीचे क्या है कॉस है। तो कॉस ऐसे कॉस स्क्वायर कट जाएगा, और साइन ऐसे स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस है इंटू साइन। ये हमारा क्या आ गया LHS। अब मुझे नहीं लगता कि LHS से ही डायरेक्ट हम ये इस तरह से बना सकते हैं, तो हम RHS को भी इसी तरह से बना देंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो RHS को हम सॉल्व करते हैं। RHS अगर दोनों इसी तरह से आ गया, LHS से ध्यान रखना, अगर RHS भी ऐसे आ गया तो सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो वहां पे क्या है 1/, और tan की जगह पे क्या रख सकते हैं साइन A/cos A, और प्लस में कॉट की जगह पे क्या रख सकते हैं cos अपॉन साइन। फॉर्मूला आपको सारा पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इधर जब सॉल्व करेंगे तो 1/, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस इंटू साइन कॉस ए इंटू साइन हो जाएगा। अब ये कॉस ए इंटू साइन ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर क्या बचेगा नीचे 1। तो आपको पता है कि ये नीचे 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, यानी RHS भी कितना आ गया कॉस ए इंटू साइन, और LHS कितना आ गया कॉस ए इंटू साइन। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव।
इस तरह से आपको ये प्रूव करनी है, दोनों की मदद लेनी पड़ेगी, RHS के भी और LHS के भी। ये क्वेश्चन 29 है, जो कि स्टैटिक्स से है। और स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे मार्क्स अचीवेबल क्वेश्चन होते हैं, जिससे आप आसानी से मार्क्स अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो स्ट्रांग हो, पढ़ने में तेज हो, वो भी सबके लिए आसान होता है। तो यहाँ पे जो स्टेप क्या यूज करना है, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है मीन के लिए। तो मैं बता देता हूँ कि मीन के लिए स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे होता है ए प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू में H। ये फॉर्मूला आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अब फॉर्मूला जब पता हो जाएगी तो यहाँ से आपको एज्यूम मीन, यानी ये एज्यूम जो की गई है वो चीजें, और ये H और ये सिग्मा FI UI, ये सारी चीजें पता करनी आनी भी चाहिए, और ये सारी चीजें पता करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ से हम XI यानी क्लास मार्क पता करेंगे। तो क्लास मार्क कैसे पता करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 + 10, 0 + 10 10, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, ऐसे 30 30 अपॉन 2 15, यानी 7 इनके बीच में क्या है, तो इनके बीच में 25, फिर 35, फिर 45। एक पता हो जाए तो उसमें जितना गैप है उसको ऐड करते जाओ। जैसे देखो एक पता हो गया 5, अब इनमें गैप कितना है 10 का, तो 10 10 ऐड करते चले जाओ, मिलता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा XI। अब एज्यूम जो करना है हमें, ए जो मानना है वो यहाँ से ही मानना है, XI में ही मानना है। तो सबसे बीच में देखो, सबसे बीच में देखा जाए तो 2 इधर और 2 ऊपर, तो सबसे बीच में हमारा क्या आएगा, ए। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मान लो 6 नंबर हो जाए, मान लो यहाँ पे 55 भी आ जाए, तब क्या एज्यूम करेंगे, तो बीच में जो होगा वही एज्यूम करेंगे, लेकिन बीच में अब 2 चीजें होंगी, तो इन दोनों में चाहे जो एज्यूम कर देंगे तब भी सही रहेगा। तो यहाँ पे 55 नहीं है, तो बीच वाला देखना बहुत ही आसान है। तो ए बराबर 25। इसके बाद हम निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे, UI। तो UI कैसे निकलेगा, UI हमारा कैसे निकलेगा, XI माइनस ए अपॉन में H, XI माइनस ए अपॉन में H। मैंने ये वाला लाइन मिटा दे रहा हूँ, XI माइनस में ए अपॉन में H। तो XI कैसे निकलेगा, देखो XI में से ए माइनस करना है, तो XI पहला XI कितना है 5, और उसमें से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा -20, और इसमें जो H है, H यानी जो गैप होता है उससे हमको डिवाइड करना होगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 2। उसके बाद ऐसे ही इधर करेंगे, देखो अब 15 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, -10, और गैप कितना है 10, H कितना है 10, H की वैल्यू क्या है 10, तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे 25 में से 25 जाएगा तो 0 आ जाएगा इसका एकदम। ऐसे जो ऊपर है -1 -2, ऐसे नीचे 1 और 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आसानी से हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक स्टेप होगी और, जो कि क्या होगा, FI और UI। तो FI और UI क्या होगी, देखो मल्टीप्लाई करनी है। तो FI यहाँ पे है 6, और 6 इंटू -2 -12, 10 इंटू -1 -10, 15 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, और 10 इंटू 2 20। अब यहाँ पे सिग्मा FI और UI निकालेंगे। सिग्मा यानी इसको सारे को ऐड करना है। तो देखो 20 + 9 29, और 12 प्लस -12 और -10 -22, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 7। ये हमारा कितना आ जाएगा 7। उसके बाद यहाँ से सिग्मा FI पता करेंगे, सिग्मा FI, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 16 और 9 कितना आ जाएगा 25, एंड 25 और 15 कितना आ जाएगा 40 और 10 50। तो हमारा सिग्मा FI कितना आ जाएगा 50। तो जो हमने एज्यूम किया था वो कितना है 25, प्लस सिग्मा FI कितना है 7, और ये कितना है 50, और जो हमारा गैप है वो कितना है 10। जो ऐसे जो इसमें गैप, क्लास इंटरवल में गैप होगा वो देखना है। तो इसमें कितना गैप है 10 का, तो ये 10 से ये 5 कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 7/5 यानी 7 को 5 से, 5 को 7 से, सॉरी 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 बन जाए 5, यहाँ 2 आए, पॉइंट लगाए, 5 4 जा 20, तो 1.4, तो 25 + 1.4, इसका मतलब 26.4। ये हमारा मीन हो जाएगा, जो कि हमने एज्यूम मीन मेथड से लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत ही अचीवेबल क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन 30 है, जो कि सेक्शन C का ही है। इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू ए सर्किल एट सेंटर वो, प्रूव दैट OP बाइसेक्ट एंगल APB एंड OP इज राइट बाइसेक्ट ऑफ एंगल AB। इन दोनों का मतलब क्या है, कह रहा है कि ऐसा प्रूव करो कि OP जो है बाइसेक्ट करे एंगल APB, एंगल APB यानी इस एंगल को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मतलब कि आधा आधा बांट दे। अगर ये दोनों बराबर दिखा दे, यानी अगर ये वाला 100 इतना, तो ये दोनों भी, ये भी 100 हो, यानी ये दोनों बराबर दिखा दे। तो अगर हम ये दोनों बराबर दिखा दें किसी तरह से, तो ये पहला वाला प्रूव हो जाएगा। और दूसरा वाला कह रहा है कि OP इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो कह रहा है कि जो ये OP लाइन जा रही है ये AB का राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर कहने का मतलब कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे। मतलब जो OP जा रहा है ये इधर भी 90 बाइसेक्ट करे और इधर भी 90 बाइसेक्ट करे, 90 डिग्री बनाए और बाइसेक्ट भी करे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक
और यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल भी आना चाहिए। तो दो चीजें कहा है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले ओपी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी करेंगे, यानी हमको ये और एंगल और ये बराबर में दिखाना है। तो सिंपल सा, सबसे पहले अगर ये दोनों किस ट्रायंगल में मिल रहे हैं, हमको मिल रहे हैं ये सब ए ओ पी में। तो पहले ट्रायंगल ले लेंगे ए ओ पी एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे बी ओ पी। ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कांग्रेस प्रूव कर दिए तो बाई सीपीसीटी के मदद से ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है और रेडियस क्या होते हैं, सर्कल के इक्वल होते हैं। तो ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल होगा क्योंकि रेडियस। और ए पी इज इक्वल टू बी पी और ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्या? क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से बने टेंजेंट इक्वल। दो चीज मिल गई। और तीसरी चीज क्या है, ओपी दोनों में मिल रहा है। तो ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन हो गए, ओपी और ओपी कॉमन हो गए। इसका मतलब बाई एस 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 बाई साइड 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 क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी जो हमने ट्रायंगल लिया है ए ओ पी, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ पी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बाई सी पी सी टी लिखेंगे, बाई सी पी सी टी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हमारा ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर हो जाएगा एंगल बी पी ओ के, बी पी ओ के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, हेंस बराबर जब भी हुआ जब इसने बी से काटा, इस हेंस इसका मतलब कि ओपी बाइसेक्ट एंगल ए पी बी। ये फर्स्ट आपका प्रूव हो चुका है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें आपको ये राइट एंगल दिखाना है और ये दोनों इक्वल भी दिखाना है। तो सिंपल, ये दोनों इक्वल दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों ट्रायंगल को हमको कांग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। तो हम ए ओ क्यू ले लेंगे एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू लेंगे। दोनों में फिर से ओ ए बराबर ओ बी होगा क्योंकि रेडियस है, बराबर होगा ओ ए बराबर ओ बी होगा। और ओ क्यू क्या होगा, कॉमन होगा, ओ क्यू बराबर ओ क्यू होगा क्योंकि दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन दिख रहा है। और क्या बराबर होगा, अगर देखो ये अपोजिट साइड बराबर तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। ये नियम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी है, यानी अपोजिट साइड है तो अपोजिट एंगल भी इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल बराबर होगा। यानी ओ ए क्यू बराबर क्या होगा, ओ बी क्यू। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट जो ओ ए बराबर ओ बी है, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी है, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दो साइड है और एक एंगल, इसलिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल हमारा ए ओ क्यू कांग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी ओ क्यू के। इसका मतलब बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर बी क्यू हो जाएगा, ए क्यू बराबर बी क्यू। ये तो हो गया बाइसेक्ट। अगर बाइसेक्ट होगा तो ये आधा और ये आधा बराबर, और राइट बाइसेक्ट यानी इसको 90 डिग्री बताना है। तो लेट कर लो कि मान लो कि ये एक्स है, या अच्छी तरह से लिख लो। देखो ये कौन सा एंगल है, बी क्यू ओ, बी क्यू ओ प्लस ये कौन सा एंगल है, ए क्यू ओ, ए क्यू ओ और बराबर 180, बराबर 180 होगा। अच्छा अब ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल बाई सी पी सी टी से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हमें नहीं लिखा, क्या क्या इक्वल होगा, ए क्यू ओ बराबर होगा बी क्यू ओ, ये दोनों इक्वल होगा बाई सी बी सी टी से। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 180 क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने दो एंगल का सम 180 होता है, ये पता होना चाहिए। अब इन दोनों को मान लेते हैं कि एक्स है, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों को मान लेते हैं कि ये दोनों के बराबर एक्स है। तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 90। इसका मतलब ये दोनों के बराबर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, इन दोनों के बराबर क्या आ जाएगा, 90। तो हेंस हम कह सकते हैं कि ओपी इज द राइट बाइसेक्ट ऑफ, ओपी इज द राइट बाइसेक्ट ऑफ एंगल सॉरी ए बी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेंस, इतना लिखने के बाद, यहाँ से इतना पूरा लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि ओपी इज राइट बाइसेक्ट ऑफ ए बी। इस तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन 30। इसके बाद एक क्वेश्चन और सेक्शन ए में बचा हुआ है, उसको हम बताएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो अभी मैंने करवाया 30 क्वेश्चन, उसका आर करके क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा करी जाती है, जैसे ये हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रा करी गई है, ए पी से लेकर ए और पी से लेकर बी तक एक टेंजेंट ड्रा करी गई है। टेंजेंट क्या होता है, जो ऐसी लाइन जो सर्किल के एक पॉइंट पर टच करके चली जाए, वो टेंजेंट होता है। यानी पी से लेकर ए तक क्या टेंजेंट है और पी से लेकर बी तक टेंजेंट है। तो इसको हमको प्रूव करके दिखाना कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमको यानी प्रूव क्या करना है,
टू प्रूव ए पी इज इक्वल टू या पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो इसको प्रूव करते हैं, बहुत ईजी है ये, बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल ए है, एक ट्रायंगल सी है। तो इसमें ले लेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, सर्किल के रेडियस हमेशा क्या आते हैं, इक्वल होते हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और आपको ये दिख रहा होगा कि ओ पी जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, यानी ये कॉमन है। इसके बाद क्या होगा, ये रूल भी पता होगी कि अगर टेंजेंट पर, ये टेंजेंट है, अगर इसके रेडियस रेडियस इसको टच करती है तो ये 90 डिग्री बनाती है। ये भी एक टेंजेंट है और ये रेडियस इसको टच करती है तो ये 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए पी इक्वल होगा ओ बी पी के, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे तीन चीजें इक्वल हो गई, तो बाई दो साइड है और एक एंगल है, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, बाई एस ए एस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्रायंगल है जो हमने लिया ए ओ पी, उस कांग्रेस हो जाएगा बी ओ पी के। तो बाई सिपिसिटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल, बाई सिपिसिटी से जो इसके सारे जो हर एक अंग बराबर हो जाएंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये जो साइड है ए पी और बी पी के बराबर हो जाएगा, यानी पी ए इक्वल टू पी बी ए बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी था, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन सी का क्वेश्चन 30 है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद 31 वाला क्वेश्चन बताते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। तो पहले तो समझते हैं कि टू डिजिट नंबर के बारे में क्या बोल रहा है। देखो, जो हमारा टू डिजिट नंबर होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, 11, 12, 13, 14 ऐसे ऐसे 99 तक टू डिजिट का नंबर होता है। तो इसमें से कोई भी टू डिजिट नंबर अगर आप उठाओगे, जैसे मान लो मैंने 12 उठा लिया, तो इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 प्लस में 2। अब यहाँ पे हमको पता है कि 12 यानी इस तरह से यहाँ पे 1 से डिजिट हो जाएगा 2, और यहाँ पे जो हमारा 10 से डिजिट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमको ये पता नहीं है कि 12 होगा, इसलिए हमको लेट करना पड़ेगा कि लेट जो हमारा 1 डिजिट है, अभी तो पता है 2, तो हम इसको नहीं पता करते हैं क्योंकि अभी इसको हम वेरिएबल के टर्म में मानेंगे। तो लेट इस इट्स यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड 10th डिजिट इज इक्वल टू वाई, 10th डिजिट इज इक्वल टू वाई। तो हमने क्या मान लिया, यूनिट डिजिट एक्स मान लिया, 10th डिजिट वाई मान लिया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये जो हमारा 10th डिजिट नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा, जो हमारा यूनिट डिजिट है यहाँ पे रखेंगे x, और जो हमारा 10th डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया टू डिजिट नंबर। अब उसके बाद कह रहा है कि एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसके ऑर्डर को रिवर्स करके सम करना है, तो सम करना है हमको, पहले ही बोला है सम करना है, और इसके ऑर्डर को रिवर्स करना है, जहाँ पे 10y है वहाँ पे 10x कर दो, और जहाँ पे केवल x है वहाँ पे y कर दो। तो हमको क्या मिलता है, 99 मिलता है। तो यहाँ पे 10x प्लस एक्स 11x प्लस में 10y प्लस वाई 11y इज इक्वल टू 99। यहाँ पे 11 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 99। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 99 अपॉन 11, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो जब हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, उसके बाद हम देखते हैं नाउ, अब देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ 10th डिजिट इज 3 मोर देन इट्स यूनिट डिजिट। देखो, जो इसका 10th डिजिट यानी y जो है वो इसके यूनिट डिजिट यानी x से कितना ज्यादा है, 3, यानी 3 प्लस करना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो y और माइनस एक्स होगा इज इक्वल टू 3। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा। अभी इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम क्या निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखो, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स, है ना, इसको इधर कर लो, इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे x से x कट जाएगा और y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और ये 9 से 12, तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो y आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। नाउ पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन। जो y आया है 6 आया है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई की वैल्यू 6 आई इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 9 माइनस 6 यानी x की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो जो हमारा नंबर होगा वो पूछा था फाइंड द नंबर, देन द नंबर इज क्या होगा, जो हमारा यूनिट डिजिट है वो पहले बाद में रहेगा, यानी 3 इधर रहेगा, और जो हमारा 10 रहता है वो इधर रहता है। तो आंसर क्या होगा, 63 इज द राइट आंसर। तो जो हमारा नंबर होगा 63 होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है।
इस तरह से आपको लगाने हैं, जो कि बहुत ही ईजी था, ज़्यादा कठिन नहीं है।